आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा लैपटॉप में। कल मैंने अपने जो क्लास है उसको मैंने अंत में ये सारी चीजें बता करके दिखाया था कि जो ये नाड़ी है हमने 3 उंगली इस तरह से रखना है कि आपका जो नाखून जो है वो स्किन में टच होनी चाहिए। तो नाखून को एकदम छोटा सा कर लेना। हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जो आपने बताया था ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर जो हम नर्व पे हमको रखनी है, नाड़ी पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये जो आपने बताई थी ये रेडियल बोन, इसके पीछे रखनी है, इसी के ऊपर रखनी है? देखिए मैंने यहाँ पर फोटो में मैंने क्या दिखाया आपको, ये देखिए जरा यहाँ पर कहाँ है ये आपका, ये थंब है, ये है ना, मोटी वाली उंगली है ये, जी। अंगुष्ठा है ये, है ना, है कि नहीं? अंगुष्ठ में अब आप देखिए कहाँ पर उंगली रखा जा अब रहा है मेरे इसमें को नहीं दिख रहा स्क्रीन। हाँ, मेरे मेरे को स्क्रीन भी नहीं सर दिख रहा स्क्रीन पे मुझे नहीं कोई। दिख रहा, मेरे को भी इसके नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, स्क्रीन पे मेरे को भी नहीं दिख रहा सर। एक सेकंड में अभी दिखाता हूँ। हाँ सर, अब दिखाई दे रहा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, ये देखिए जरा, ये जो उंगली किस तरह से रखा हुआ है, इसको ध्यान जी से जी जी। देखिए। हाँ बस बिल्कुल ऐसे सर। ही आपने अपने 3 उंगली को रखना है। ये देखिए जी यहाँ जी। पर ये जो मणि बंध है, ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये मेरे कर्सर दिख रहा होगा आपको। ये जो इंडेक्स फिंगर है यानी तर्जनी उंगली हम जिसको बोलते हैं, ये तर्जनी उंगली के जस्ट पीछे की ओर वो गांठ है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पीछे की ओर गांठ है। तो उस गांठ हम्म। से आगे की ओर स्लाइड करिए जरा, और यहाँ पर एक गड्ढा सा है छोटा सा, इतने इतने एरिया तक में वो गड्ढा गड्ढा है, और वो हड्डी का जो प्लेट है वो समथिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक है वो हड्डी। तो इस हड्डी से पीछे रखना है ना सर? हड्डी के ऊपर रखना है। ये देखिए मैं अच्छा। आपको दिखाता हूँ कहाँ रखना, कहाँ है उंगली, कौन सा नाड़ी है। इंडेक्स फिंगर हड्डी के ऊपर आनी चाहिए। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। सर हड्डी के ऊपर रखेंगे तब थोड़ी ना पल्स फील हो रही है, वो तो देखिए नस पे रखने पे हो रही है। नस में हड्डी के ऊपर नस है ना, जो नस है वो जस्ट हड्डी के ऊपर है। देखिए जरा, यहाँ आप लोगों को मैंने ये बात कल भी बताया था, आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से नहीं देखा होगा। ये देखिए यहाँ पर ये फोटो मैंने दिखाया था ना कल, ये देखिए आप देख रहे हो इस फोटो को, ये इसके नीचे जस्ट एक प्लेट जैसा एक हड्डी है, अरे कहा जाता है, ये रहा, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये जो हड्डी है, हमें इस, ये जो नाड़ी है इसको देखना है, इस हड्डी, ये जो नाड़ी है देखिए, ये जो रेडियल आर्टरीज है ये, इसको देखना है, इसमें अपने 3 उंगली रखना है। देखिए यहाँ पर एक इंडेक्स फिंगर यहाँ रखना है, मिडल फिंगर यहाँ रखना है, और रिंग फिंगर यहाँ रखना है, बस। आया? कंफ्यूज हो आप लोग अभी भी? जी सर, क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया? ये देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है जो कि दिमाग को एकदम हिला दे। नीचे प्लेट है, प्लेट मैंने इसीलिए बोला क्योंकि वो हड्डी है, वो इसीलिए बोला था क्योंकि नाड़ी चेक करने के लिए और भी बहुत सारे स्थान बताया गया है। गले के नीचे है, आपके आंखों के नीचे है, आपके कान के पीछे की ओर से भी नाड़ी दिखाई देती है, आपके पेट से भी नाड़ी दिखता है, पैरों से भी दिखता है, बहुत ज्यादा 6-7 जगह अलग अलग। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो एरिया है ये रेडियल आर्टरी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर विद्यमान है ना, क्योंकि यहाँ पर नीचे हड्डी का एक प्लेट जैसा बना हुआ है, उसके ऊपर ऐसा रखा हुआ ये 4 mm का नाड़ी, जैसे कि प्रकृति आपको बताती है नाड़ी परीक्षण करने वालों को कि महाराज नीचे दबाओगे तो हड्डी है, जितना मर्जी नीचे दबाओ, आपका जो निचला जो स्तर है वो नाड़ी के ही निचला स्तर होगा। वहां पर कोई ऐसे गुदगुदी वाली कोई इस तरह के जो है कि बहुत बड़ा मांसल का कोई एरिया नहीं है, वहां पर कोई ठीक नहीं है उस जगह में। सर जो आप जगह बता रहे हो वो ये वाली है, यही है ना? जी 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 जी, वही है वही है। सर लेकिन ना मैं यहाँ पे भी रखती हूँ ना अगर, तब भी पल्स फील होती हाँ, है। आपने उसको देखो, ऐसा है आप उसको जो है ना जहां पर रखने से ये 3 उंगली में स्पाइक आपको दिखता है, लेकिन ये ध्यान देना ये जो गांठ है ना,
गांठ से नीचे नीचे ही हो बस। गांठ के या तो बिल्कुल स्लाइड करके सीधा आगे जाइए, गांठ से ऊपर ना जाए, बस गांठ से ऊपर नहीं जाना। मतलब पल्स तो वहां भी फील होती है, हाँ पर हमने फील तो देखनी होती है, यहाँ है, फील तो पूरे शरीर में होती है बहन जी। देखनी यहाँ पे है। हाँ फील तो पूरे शरीर में होती है, लेकिन ठीक है। यहाँ पर हमें हमारे लिए बहुत अच्छा मतलब कि सुटेबल रहेगा वो एरिया, जो जी जी। गांठ से नीचे ना? हाँ, गांठ के थोड़ा सा नीचे बस, जस्ट। जी 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 अब जी। किसी किसी के गांठ के बगल में भी देख सकते हैं, वो देख लेना कि कंफर्टेबल आपको कहाँ लग रहा है, कहाँ हो रहा है। सर मैं गुरुजी ये चेक तो कर रहा हूँ कल तो कल कफ बता वाली जो चुके थे नाड़ी है सर। वो तो बिल्कुल पल्स नहीं हो रही। हाँ जी। मैं चेक कर रहा हूँ तो बात और पित्त वाली नाड़ी जो है वो तो हाँ जो है वो बात है। अभी इतने जल्दी आगे बढ़ोगे महाराज अनिल जी, कहाँ जाना है आपने? 30 दिन का क्लास आज ही आपको फील होने लगे फिर तो हो गया ना काम। तो अभी नहीं, जी अभी जी हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको हर चीजों को कवर करते हुए, हर एक देखो ऐसा हर चीज पढ़ने का एक तरीका होता है, एक सॉलिड तरीका से अगर हम उसको स्टडी करते हैं, एक विधि से अगर हम उसको पढ़ते हैं, तो ही हमारे जहन में, हमारे दिमाग में वो चीजें हमेशा के लिए बैठता है। ठीक है। तो जी आज सर जी हमारा सर। ये आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं अभी लैपटॉप का? दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक श्लोक है और आपको आज ये श्लोक याद करना है। मतलब याद अगर ना भी करे तो इस श्लोक के यह जो शब्द है इसका आनंद आपने जरूर लेना है। और ये इतना महत्वपूर्ण का श्लोक है कि आप कहोगे यार वाकई में मजा आ गया, आपने कहाँ से ढूंढ करके ये श्लोक सामने रख दिया। देखो क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर ऐसा है कि लेडीज के हाथ में लेफ्ट हैंड हो, जेंट्स का अगर हो तो राइट हैंड हो। फिर कोई कहता है भाई साहब अगर कोई नपुंसक है तो उसका कहाँ देखे, फिर वहां जाकर के आप गुम हो जाएंगे। ठीक है। तो इस सिद्धांत के विषय में जो ग्रंथकार है वो क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा और आप इसको अपने दिमाग में रख लेना। स्त्रीणाम, स्त्रीणाम यानी लड़कियां, जितने भी स्त्रियां हैं, विसर्ग, पहले मैं सूत्र बोलता हूँ ये है ना, स्त्रीणाम। आप लोग जरा सभी लोग अपने ऑडियो को बंद करिए और उसके बाद अगर आपने कुछ बोलना है तो आप कमेंट में या तो लिखिए या तो कागज में नोट कर लेना, और क्लास के अंत में मैं आपको 5 मिनट का वक्त दूंगा, उसमें आप लोग पूछ सकते हैं उसको। ठीक है। तो कृपया प्लीज आप सभी लोग अपने अपने ऑडियो को करिए बंद। अब देखिए जरा, नाड़ी परीक्षण करते वक्त किसका लेफ्ट, किसका राइट, किसका कहाँ देखे कहाँ नहीं देखे, इस विवाद में पढ़ने से बेहतर है इस श्लोक को समझ आ जाए। बताया जाता है स्त्रीणाम विशक वाम हस्ते वामे पादे च यत्न च शास्त्रेण संप्रदायेन तथा च स्व अनुभवेन। ये सूत्र बोलता है स्त्रीणाम, स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के हाथ में विशग, जो विद्वान जो वैद्य है, वाम हस्ते, बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में नाड़ी परीक्षण करे, या वामे पादे च, बाएं ही पैर में जो नाड़ी, जब वो हम बाद में आपको बताएंगे कौन कौन से स्थान में नाड़ी पल्सेशन होती है। तो अगर किसी के पैरों में प्रॉब्लम है, किसी के यूरिक एसिड हो गया, किसी को कुछ मतलब पैर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गया, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो ऐसे में नाड़ी भी देखना है और पैर के जो संबंधित स्थान जहां से नाड़ी परीक्षण करने की बातें बताई गई है वहां पर भी देखना है। तो स्त्री अगर होगी तो बाएं पैर और बाएं हाथ, लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड में ही देखना है। ऐसे ही अगर पुरुष है तो उसके राइट हैंड और राइट लेग, उसके पैर भी राइट होनी चाहिए और हाथ भी राइट ही होना चाहिए। यत्न च, अब ये यत्न च शब्द आगे डाल दिया इन्होंने। ये यत्न च का मतलब क्या है? यत्न च का मतलब है स्त्री में इस तरह से जब हम नाड़ी परीक्षण करते हैं तो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, कुछ कंडीशन में नहीं दिखता, कुछ कंडीशन में दिखता है। तो ऐसे में जिसका प्राण वायु बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज्यादा डाउन है,
तो ऐसे कंडीशन में नाड़ी परीक्षण करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी यत्न च प्रयत्ने, यत्न पूर्वक आपको देखना है। जब थोड़ा सा आप मेहनत करोगे, थोड़ा सा आप वहां पर टैकल लगाओगे, दिमाग लगाओगे, कल मैंने बताया जिस तरह से नीचे ऊपर करना, नाड़ी को यहाँ उंगली से प्रेस करना आदि, और भी बहुत सारी बातें हैं, उसको आप अगर है ना अप्लाई करके अगर आप वहां पर अपनी 3 उंगली को रखते हो, तो करते करते अभ्यास स्वरूप आपको वह व्याधि दिखाई देगा, बेशक और कहीं स्पाइक हो या ना हो, लेकिन उस पॉइंट में उस क्वालिटी वाला स्पाइक होगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये तो ये चीज है। तो लेकिन कभी कभी यत्न पूर्वक आपको ये नाड़ी में अपने उंगली रख करके काम करना होगा। कभी कभी स्वभावत नाड़ी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी तरह से आपको दिखता है, तो वहां यत्न करने की जरूरत नहीं है, वह आसानी से दिखता है। लेकिन अब ये भी बिल्कुल लकीर के फकीर बन करके नहीं चलना है कि अगर लड़की है तो उसका लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग, अगर जेंट्स है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और राइट लेग, ऐसा बिल्कुल भी लिखा हुआ एक उस हिसाब से नहीं चलना है कि हमें तो गुरुजी ने कहा है कि ऐसे करना, तो वैसे ही नहीं। मान लो कि कोई लेडीज आ गई, उसके लेफ्ट हैंड नहीं है, अब क्या करोगे, क्या करोगे अब भाई? हमें तो ये बताया गया है कि लेफ्ट हैंड में ही नाड़ी परीक्षण होना चाहिए। तो उसको कहोगे कि नहीं ऐसा है कि आपके तो लेफ्ट हैंड है नहीं, हम आपका नाड़ी नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या करना है? तो ग्रंथकार आगे बोलते हैं शास्त्रेण, शास्त्रेण, ये जो ऊपर बताया गया है ना स्त्री के लिए लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग, तो ये एक बात है कि वो किसी ने बताया है ना, शास्त्रेण, किसी शास्त्र ने बताया है, या आप किसी संप्रदाय के, जैसे संप्रदाय का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे गुरु शिष्य परंपरागत एक संप्रदाय होता है ना, मुझे जिस गुरु ने पढ़ाया उस गुरु के जो सिद्धांत है, जो तरीका है नाड़ी का देखने का, वो तरीका मुझे मालूम है। अब मैं आपको अगर पढ़ाऊंगा तो वही तरीका पढ़ाऊंगा, कोई दूसरे तरीका मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ? फिर आप कहो कि नहीं सर ऐसा है कि जो आप पढ़ा रहे हो वो तो उसके साथ मिलता नहीं है। इसीलिए देखो संप्रदाय ना, आपने किस गुरु शिष्य परंपरा वाले उस रूट में आकर के आपने ये शिक्षा को प्राप्त किया है, किससे आपने? जब आप म्यूजिक सीखने के लिए जाते हैं तो वहां घराने की बात होती है ना, तानसेन घराना, कोलकाता घराना, जयपुर घराना, पता नहीं ऐसे बहुत सारे घराना है। सभी घराना जब वो गाते हैं, राजस्थान वाले, उनका गायन बिल्कुल अलग है, उनके राग को गाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। तो ये संप्रदाय से, गुरु शिष्य परंपरा से जो एक लहर, जो एक लहजा, जो एक सिस्टम, जो तरीका है, वो जो बना हुआ है, उसी तरीका को अगला सिखाएगा। आप अगर उनसे सीखोगे तो वही तरीका आपको भी सीखना है। तो मिक्स नहीं करना है यहाँ पर मुख्य सिद्धांत को, ठीक है? तो ऊपर जो बताया गया है यह कोई कंपलसरी नहीं है कि यह सिद्धांत लकीर के फकीर है, बस लिख दिया गया तो वो है ही। वो जो सिद्धांत है किसी संप्रदाय में चलता है। अगर आप मानते हैं तो अच्छा, अगर आप नहीं मानते हैं तो भी गलत तो नहीं है। अगर आप किसी लेडीज के राइट हैंड में नाड़ी परीक्षण करते हो तो ये आप नहीं कह सकते कि भाई ये गलत है। हो सकता है वो ऐसे संप्रदाय से ताल्लुकात रखते हो या वहां से सीखे हुए जहां पर राइट, क्योंकि शरीर में हृदय से जब पंपिंग होता है, जब ब्लड सर्कुलेट होता है, जब आगे सर्कुलेट होता है तो संपूर्ण शरीर में एक समान व्याप्त होता है वो ब्लड। तो जो राइट में जाएगा वही लेफ्ट में भी जाएगा, तो दोनों साइड में ब्लड बरोबर जा रहा है हार्ट से, इसीलिए जो राइट से दिखना है वो लेफ्ट में भी दिखेगा। लेकिन वो संप्रदाय की बात है, हमारे दिमाग में वो बातें सेट हो चुका है कि अगर लेडीज है तो लेफ्ट, अगर जेंट्स है तो राइट। और सबसे अंत में ग्रंथकार देखो कितना, ये संस्कृत के श्लोक पढ़ने से यही तो बात बड़ी महत्वपूर्ण की है। मान लीजिए आपने कोई बात शास्त्र, आपने कोई बात किसी बुक में आपने पढ़ा,
या गुरु शिष्य परंपरागत किसी गुरु से आपने कोई एक तरीका आपने सीखा, लेकिन 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 आप जब प्रैक्टिस करने के लिए सामने आए तो लंबे समय तक प्रैक्टिस करते करते आपको कुछ और चीज सूझ रहा है, आपको लगा नहीं वो शास्त्र जो बोल रहा है वो भी मुझे समझ में नहीं आया, जो मेरे गुरु ने कहा वो भी 100% मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस विधि से देखता हूं तो मैं 100% क्लियर हूं। तो ये स्व अनुभव है न, ये आपका खुद का अनुभव है और ये आपके लिए उत्तम है। अब उसी सिद्धांत को लेकर के अब ये आपका संप्रदाय बनेगा, ये आपका सिस्टम है, क्योंकि इसे आपने निजात किया है। इसलिए धर्मशास्त्र, इसलिए ये सभी चीजें अलग अलग गुरु परंपरा से चल रहा है। जो भी गुरु बना है वो अपना परंपरा, क्योंकि उन्होंने खुद से अनुभव किया है बहुत अधिक मेहनत करके, तो उसको भी हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये अनुभव गम्य विषय है। नाड़ी परीक्षण, आयुर्वेद, संस्कृत के शब्द, अनुभव गम्य विषय है। अब पूछा जाए कि ये जो आयुर्वेद, क्योंकि नाड़ी परीक्षण कहां से निकला है? आयुर्वेद से। नाड़ी परीक्षण का प्रवर्तक कौन है? तो इसका जो प्रवर्तक है वो भगवान भोलेनाथ जी है। सबसे पहले भगवान शिव ने ही अपने शिष्यों को, विशेष करके बताया जाता है पार्वती माता को, उन्होंने ये शिक्षा प्रदान किया था। जब हम चरक संहिता पढ़ेंगे तो इसके संदर्भ में बहुत मधुर, इसमें बहुत बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक कहानी है दक्ष प्रजापति के संदर्भ में। दक्ष प्रजापति जो है कि वो यायावर संप्रदाय, यायावर सिद्धांत उसमें थे, है ना, एक नियम में थे। उसके बाद ग्राम्य परंपरा प्रजापति ने शुरू किया था, हालांकि वो एक लंबा कॉन्सेप्ट और विचार है। वो जब हम चरक संहिता पढ़ेंगे, अगर आप लोग भी उसमें आओगे चरक पढ़ने के लिए, अभी 4-5 दिन के बाद हम उसको शुरू करेंगे, तो वहां हम विस्तृत तरीका से आयुर्वेद के सभी सिद्धांतों को पकड़ेंगे, सभी प्रकार के चिकित्सा विधि को वहां समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हम बस इतना समझेंगे, जो नाड़ी परीक्षण का जो विधि है, सबसे पहले भगवान शंकर जी ने इसको इजाद किया। भोलेनाथ जी से प्रत्यक्ष रूप में भगवान ब्रह्मा जी और स्वयं रावण भोलेनाथ जी को बड़ा है ना, अपने तपस्या से, उपासना से रावण ने भगवान भोलेनाथ जी को वश में किया था। वश में मतलब ऐसे कब्जा नहीं किया था, नौकर जैसा नहीं। वश में मतलब रावण का स्वभाव, उसका कर्म भगवान भोलेनाथ जी को बड़ा अच्छा लगता था, प्रभावित थे, वो प्रशंसा करते थे भोलेनाथ जी। एक दिन रावण ने बोला, महाराज हमारे यहाँ सारे बीमार से व्यथित थे, सारे ग्राम्य व्यवस्था में आ गए, हाँ, दिन भर खाना कचर कचर खाते रहना, फिर स्टोर करना सामान। जब हम चरक पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे बातें आता है। तो ऐसा करके ना लोग आलसी हो गए, न काम करना भी नहीं चाहते, तो लोगों में व्याधि ने लोगों के मतलब शरीर को व्याप्त कर दिया है, क्या कुछ किया जाए। तो भगवान भोलेनाथ जी ने रावण को आयुर्वेद पढ़ाया, और उसी आयुर्वेद के संदर्भ में उन्होंने ही रावण को नाड़ी परीक्षण दिया था। दक्ष प्रजापति के साथ संबंध होते हुए भगवान ब्रह्मा जी भी दक्ष प्रजापति के साथ भोलेनाथ जी के पास गए थे। अब कुछ लोग कहते हैं दक्ष प्रजापति शिव जी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए थे, लेकिन अब ये जाने, लेकिन परंपरा जो शैव परंपरा है वो ये बोलते हैं कि दक्ष प्रजापति भोलेनाथ जी के पास पहले गए, और उसके बाद वो क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी के पास पहले चले गए, फिर बाद में ब्रह्मा जी के पास, भोलेनाथ जी के पास जाकर के इन्होंने आयुर्वेद सीखा। ऐसा सही परंपरा वाले बोलते हैं। और दूसरी परंपरा वाले बोलते हैं कि सबसे पहले, समझ में आया, ब्रह्मा जी से भगवान शंकर जी और ये प्रजापति, दक्ष प्रजापति, इन्होंने आयुर्वेद और नाड़ी परीक्षण शिक्षा प्राप्त किया। लेकिन जहां तक ज्यादा प्रामाणिक जो बात है, दक्ष प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने अनुनय विनय किया कि महाराज कुछ तो करे, लोग सारे बीमार पड़ रहे। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ जी के पास आयुर्वेद का बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा ज्ञान है, चलिए जाकर के इसका अध्ययन करते। तो बहुत सारे देवता, अत्रि, वशिष्ठ, शरद, अत्रि, भृगुर, वशिष्ठ, शरद, ऐसे च्यवन, ऐसे बहुत सारे ऋषियों को लेकर के दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा और ये सारे लोग चले गए, और जाकर के भोलेनाथ जी से इन लोगों ने आयुर्वेद सीखा। फिर ब्रह्मा जी से इंद्र ने नाड़ी परीक्षण सीखा, और इंद्र से कणाद नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने
आयुर्वेद सीखा। उसके बाद बहुत सारे मतलब एक ब्रांचेस जो है वो निकल करके बाहर आता है अलग अलग, फिर यहाँ पर ऋषि वगैरह ये बहुत सारे लोग आते हैं। पुनर्वसु आत्रेय भी है, आत्रेय ऋषि भी है, वो अलग अलग संप्रदाय है यहाँ पर। एक सेकंड, अब ये क्या हो गया? तो इंद्र जो है ब्रह्मा जी के पास गए और एक दिन कणाद इंद्र के पास आए और आकर के उन्होंने भी नाड़ी परीक्षण का शिक्षा प्राप्त किया। और यह जो हम किसी लेडीज के लेफ्ट हैंड में, किसी जेंट्स के राइट हैंड में नाड़ी देखना चाहिए, यह जो सिद्धांत है ये कणाद ने प्रतिपादित किया है। कणाद को ऐसा लगा कि नहीं, लेडीज के जो शरीर है, लेडीज का जो नाड़ी है वो राइट से ज्यादा लेफ्ट हैंड में ज्यादा स्पष्ट दिखता है। ऐसे ही कोई अगर पुरुष है तो उसके राइट हैंड में लेफ्ट हैंड से ज्यादा स्पष्ट रूप से नाड़ी दिखता है, और उसका उन्होंने कारण बताया है, ऐसा नहीं। तो वो कारण जरा सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग कारण है, और वह है कूर्म चक्र। आप लोगों ने जरूर सुने होंगे कूर्म चक्र, ये कणाद द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है कूर्म चक्र। कूर्म चक्र को प्रतिपादित करके कणाद ऋषि ने कहा कि अगर पुरुष के शरीर है तो पुरुष के शरीर में दक्षिण की ओर अधोमुख होकर के जो कूर्म यानी पुरुष के शरीर में जो नाभि पटल है, जो नाभि प्रदेश है, वहां पर शिराओं का एक ऐसा जाल है जो बिल्कुल कछुए के आकृति वाला है, और उसके कछुए के आकृति वाला है लेकिन हार्ट से मिलते हुए ब्रेन तक जाने वाला। आप लोगों को ये स्किन यहाँ दिख रहा होगा, है ना? आप लोग देख रहे हैं इसको यहाँ पर? हाँ जी, ये देखिए जरा, अगर पुरुष का शरीर है तो क्या होगा? पुरुष के शरीर में दक्षिण दिशा की ओर नीचे की ओर मुंह किया हुआ एक महान नाड़ी जो हृदय में स्पर्श होकर के मस्तिष्क तक जाता है, और यहां हृदय से राइट हैंड की ओर आता है। तो हार्ट से जो पल्सेशन होगा, हार्ट जब पल्पिंग होगा, जब वो एकदम पिचकेगा, वो जब वो दबेगा, हार्ट पंपिंग करेगा, तो सबसे पहले पुरुष के अगर शरीर होगा तो ये कूर्म चक्र के मुंह दक्षिण दिशा की ओर, लेफ्ट राइट साइड की ओर मुड़ा हुआ है, नीचे की ओर मुंह किया हुआ, तो यहां से ब्लड थोड़ा जल्दी इस हाथ में पहुंच जाता है। ऐसे ही अगर लेडीज का है तो देखो ऊर्ध्वमुखी बताया गया है। स्त्री के जो नाभि है, नाभि पटल में उत्तर की ओर ऊर्ध्वमुखी होकर के यह कूर्म चक्र विद्यमान है, ऊर्ध्वमुखी होकर के, और उसके मुंह से एक नाड़ी उसके हृदय में, और हृदय से एक मस्तिष्क में, और मस्तिष्क और हृदय के बीच में से एक इनके लेफ्ट हैंड में एक नाड़ी जाता है, और इसी नाड़ी में तो हम अपने उंगली रखते। समझ में आया? तो ये कूर्म चक्र के वजह से कणाद ऋषि ने कहा प्रयास आप लोग ज्यादातर ये करें, अगर लेडीज है और उसके लेफ्ट हैंड है तो आपने उसके लेफ्ट हैंड में ही उसके नाड़ी परीक्षण करना है। अगर जेंट्स है, उसका राइट हैंड है, तो आपने उसके राइट हैंड में ही नाड़ी परीक्षण करना है। ये कणाद द्वारा प्रतिपादित है, और तकरीबन सारे के सारे जितने भी जो नाड़ी परीक्षक है वह इसी सिद्धांत का अनुमोदन करते हैं। आया समझ में आप लोगों को? सर जैसे बाकी चक्र होते हैं ऐसे ही कूर्म चक्र है? हाँ, ऐसी कूर्म चक्र छोटे छोटे आर्टरीज का एक चक्र जैसा होता है, एक जाल जैसा होता है, वो हमारे नाभि में होता है। शरीर में दो ही तो केंद्र बिंदु है, एक नाभि है और एक हमारा मस्तिष्क है। वस्त स्थान के थोड़ा सा ऊपर ये नाभि पटल है। जब भी कभी वात से संबंधित व्याधि होता है तो वो नाभि चक्र में, उस कूर्म चक्र में ही रुक्षता उत्पन्न होता है। इसीलिए बताया जाता है कुछ लोग जो है ना नाभि चिकित्सा करने वाले होते, वो उस कूर्म चक्र में अपने उंगली लगाते ही सारे शरीर के व्याधि बता देते। यह भी एक विधि है, और वहां पर पता नहीं कुछ करते हैं, बिल्कुल इनका जो है कि शरीर सेट हो जाता है। सर ये हमारे पेट से अलग है ना, पेट से अलग चीज है ना ये? नहीं, पेट से अलग चीज नहीं है, वो एक सिरा है, नाड़ी का एक जाल है वो।
जो कि जेंट्स में मतलब पुरुष में अलग तरह का है और लेडीज में अलग है, मतलब उसका मुंह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पुरुष का अगर है तो दक्षिण दिशा की ओर है, राइट हैंड में उसका नीचे को झुका हुआ है। अगर स्त्री है तो वो मतलब देखो, वो जो नाड़ियों का जो जाल है ना, वो जाल वैसे बना है। ऐसा नहीं कि वो कूर्म जैसा कूर्म ही है, ऐसा नहीं है। वो जाल ऐसा है, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने ऑपरेशन वगैरह किया होगा, देखा होगा, उस दिशा में उन्होंने ध्यान दिया होगा। तो वह चीज जो है लेडीज के शरीर में ऊपर की ओर मुंह किया हुआ उनको नजर आया, जेंट्स के शरीर में नीचे की ओर मुंह किया हुआ नजर आया। दक्षिण दिशा की ओर जेंट्स में, उत्तर दिशा की ओर लेडीज में। गुरुजी, कहा जाता है कि नाभि में 72 नाड़ियों का संजाल है पूरा। हाँ, वही जाल की बात कर रहा 36। हूँ मैं। हाँ, और नाभि को ही रोगों का मूल जननी कहा जाता है, वहीं से सारे रोग होते हैं। तो जी एक्चुअली एक्चुअली हृदय से ये नहीं होता है, नाभि नाभि से ही सारे रोग उत्पन्न जी होते हैं। जी 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 जी, आप बिल्कुल सत्येंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही जी बात मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि जी वो हमारे शरीर में, हमारे हृदय से निकलने वाले ब्लड सर्कुलेट को वो ज्यादा प्रभावित करता है। ये जो कूर्म चक्र जो नाभि में विद्यमान है, सर ये वो जी। फोटो प्रभावित। ठीक से दिखाना, ये जो स्क्रीन शेयर कर रहे हो नीचे करना उसे। सर मैं मेरा क्वेश्चन है सर। हम्म। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आपने जैसे बताया कि नाभि में सोलर मतलब सोलर प्लेक्सस में नाड़ी नाड़ी का जाल होता है, हाँ तो जाल को ही कुर्म बोलते हैं ना? हाँ, वो जो जाल जो है ना, देखो कूर्म का मतलब क्या है। कूर्म का मतलब है कि वो जो जो जाल है ना, नाड़ियों का जो जाल है, छोटे छोटे जो नाड़ियां, उसके जो जाल कुछ वैसा बना हुआ है। वो बिल्कुल कूर्म जैसा दिखता है, वो कछुए जैसा दिखता है। कुर्म मतलब कछुआ। कछुआ, हाँ। जी। वो ऐसा लगता है जैसे वो कछुआ है। और जहां से ब्लड हार्ट से आकर के जो वो जब बाहर की ओर जब वो जाता है ना, ब्लड निकल करके, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो उस चक्र के अंदर घूम करके कहीं ना कहीं उसके मुंह से होते हुए बाहर की ओर निकलता होगा। जी, इसीलिए अब क्लियर इसको हो गया नाभि सर। चक्र बताया है। और वो जो मुंह है लेडीज के हाथ में ऊर्ध्वमुखी है, जेंट्स के हाथ में अधोमुखी है, नीचे की ओर झुका हुआ मुंह है कूर्म का। हम्म। उसी जाल का मतलब है ना, लेडीज के मतलब शरीर में ऊपर की ओर है, उत्तर दिशा की ओर, यानी लेफ्ट साइड की ओर। कुछ पूछना है? ओके सर, क्लियर हो गया सर। हाँ हाँ हाँ, नहीं इसमें कोई बड़ी उसमें है ही नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने ये जाना कि नाड़ी परीक्षण कहाँ से शुरू हुआ और पूर्व चक्र का लफड़ा क्या है। नाड़ी में ये क्यों देखा गया कि भाई लेडीज अगर है तो लेफ्ट, पुरुष अगर जेंट्स अगर है तो राइट। ये कंपलसरी भी नहीं है, हम इसको लेफ्ट राइट कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन ये सिद्धांत है, इसको हम अगर माने तो लेडीज के लेफ्ट और जेंट्स के राइट। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात है, अब हम मुख्य सिद्धांत और मुख्य बात में आते हैं कि हमने नाड़ी परीक्षण कब करना है। जैसे कल किसी ने मुझे सवाल किया था कि सर नाड़ी परीक्षण किस वक्त करना है। तो देखिए, अब ये किस वक्त करना है मैं अपने मुंह से कहूंगा तो आप कहोगे बनावटी बात कर रहा है। इसीलिए मैं आपको संस्कृत का श्लोक सामने रख रहा हूं, क्योंकि प्रमाण जो होता है ना, वो बड़ी चीज होती है, आपको याद करने में भी और हमारे बातों के ऊपर यकीन करने के लिए भी। क्योंकि ये थोड़ी कड़वा है ये सच। हमारे लिए कड़वा है ये। प्रातः कृत समाचार कृताचार परिग्रहम सुखासीन सुखासीनम परीक्षार्थानुपाचरे। ये है प्रातः, सुबह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में नाड़ी परीक्षक और नाड़ी परीक्षार्थी, नाड़ी देखने वाला भी और नाड़ी दिखाने वाला भी, कृत सद सम आचार, सभी प्रकार के अच्छे जो आचार है, जैसे सुबह उठना है, फिर सूर्य को अर्घ्य देना है, फिर स्नान करना है, मेडिटेशन वगैरह करना होगा, जो भी हम अपना जो नित्य क्रिया करते हैं, वो सभी क्रियाएं करने के बाद देव उपासना, देव पूजा जो भी हम करते हैं, वो सभी एक नियम हर किसी चिकित्सकों के लिए। क्योंकि आयुर्वेद जो है यह एक वैसे नॉलेज नहीं है जैसे कि एलोपैथिक वालों का, होम्योपैथिक वालों का है। आयुर्वेद ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान को सीखने, उसको अपने हृदय में धारण करने के लिए आपको हमेशा
एक अलौकिक शक्ति का मतलब एक आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होना जरूरी है, जिसको हम मेडिटेशन के माध्यम से, सद्विचार के माध्यम से हमारा मन संतुलित हो। इन सभी व्यवहारों से हमारे अंदर संतुलित व्यवहार होता है, मन संतुलित होता है। जैसे कल हमने पढ़े थे, हमारा मन, इंद्रिय, शरीर और आत्मा ये संतुलित होना चाहिए ना हमारा। तो संतुलित शरीर वैद्य में होना चाहिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही रोगी को बुलाना है, ये इसका खास नियम है। अब नियम है ये, मतलब अब देखो बहुत सारे रोगी आजकल, अब क्या है कि हमारे पास अब ये व्यवस्था हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दे सकते हैं या नहीं, ये हमारी बात है। रोगी हमारे पास ब्रह्म मुहूर्त में आ सकता है या नहीं, या मैं उसको उठ करके उस वक्त नाड़ी चेक कर सकता हूं या नहीं, ये हमारे और रोगी के बीच की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। वो नहीं आ सकता और मैं नहीं उठ सकता, लेकिन कुछ तो करना है रोजी रोटी के लिए। तो एक तो है आयुर्वेद जुनून से सीखा जाए और चिकित्सा जुनून से किया जाए, नहीं, जो बताया है वो परफेक्ट है और उसी तरह से हम करेंगे। क्योंकि मैंने ये जो आया है रोगी, ये इस रोगी को मैंने ठीक करना है, क्योंकि हर इंसान भगवत स्वरूप अगर होता है तो इस रोगी के रूप में मेरे पास भगवान आया है। तो मुझे इस दुखी व्यक्ति के शरीर का, है ना, मैं उस भाव से अगर मैं उसको ठीक करने के लिए सोचूंगा, तो मैं पूर्ण रूप से आयुर्वेद में बताए हुए सिद्धांत को ध्यान में रख करके चीजें करूंगा। तो सिद्धांत यही है कि सुबह आपने जल्दी उठना है, उठ करके अपना जो भी नित्य क्रिया करना है, कृत समाचार कृताचारा परिग्रहम, सभी प्रकार के अच्छे, है ना, डिटॉक्सिफाई, जैसे मलमूत्र त्याग हो गया, ये दंत धावन हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सारे चीज करके, है ना, सुखासीन, सुख आसीन, जमीन में बैठ जाओ, एकदम प्राणायाम मुद्रा में हो जाओ। रोगी को बोलिए कि आप भी थोड़ा सा भगवत चिंतन करें, क्योंकि मन जो होता है ना, मन एव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो वद्धम तो विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयात्मकः। आपका जो मन है, आपका जो मन है वो इंस्टेंटली आपके हृदय से, आपके लीवर से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स को, सभी प्रकार के एंजाइम्स को, ब्लड के सभी प्रकार के जो क्वालिटी है, जितने भी जो प्लाज्मा वगैरह है, उसको 1 सेकेंड में उत्तेजित कर सकता है मन। आप यकीन करिए, जब आप डायबिटीज चेक करने के लिए किसी पेशेंट को आपने बुलाया, या आपको अगर खुद भी डायबिटीज अगर होगा, तो आप डायबिटीज चेक करने के लिए जैसे ही आप क्या कहते हैं, जब आप उसमें जो मशीन में जब आप अपने ब्लड को जब आप डालोगे, है ना, तो जैसे ही आप डालोगे, उससे पहले अगर आपके मन में हे भगवान, अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे, मेडिकल कहीं पर भी जाओगे, और उन्होंने कहा ब्लड को निकाला, है ना, इधर उधर देख रहे हो, कहीं ब्लड, हाँ, डायबिटीज अगर बढ़ गया तो ये मेरे को इंजेक्शन ठोक देगा, रोज इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, पता नहीं क्या बोलेगा, पता नहीं क्या होगा, ब्लड लेवल, हाँ, डायबिटीज लेवल कहीं बढ़ा हुआ ना हो, क्रिएटिनिन कहीं बढ़ा हुआ ना हो, ये सारे जो, तो ये जैसे ही आप सोचते हो, आपके मन में एक भय उत्पन्न होगा, मन में होगा। और मन जो है शरीर में सबसे तीव्र गति से विचरण करने वाला, सभी, देखो हमारे जो बाल है ना, हमारे जितने भी जो 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 चेतनशील जो स्थान है, वहां पर मन का गति है। बाल में नाखून को छोड़ करके जो अचेतन हमारी जो स्थिति है, जैसे बाल है, यहाँ पर बाल में मन की गति नहीं है, बाल में मन की गति नहीं है, नाखून में मन की गति नहीं है, जो अचेतन है वहां नहीं है। लेकिन जितने भी जो चेतन है ना, सब जगह मन की गति है, सब जगह है मन की गति। तो आपके हृदय से जैसे ही आपके मन में ऐसा डर उत्पन्न हुआ, तुरंत उस डर हृदय में जाएगा, फिर वहां समान वायु आया, फिर व्यान वायु, फिर मन गया, काम खत्म हो गया, डायबिटीज लेवल थोड़ा बढ़ ही गया आपका। इसीलिए प्रयास ये होना चाहिए, जब भी हम कभी डायग्नोस करते हैं, तो रोगी का मन उच्चाटित नहीं होना चाहिए, मन उसका बड़ा संतुलित होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर हमें वह चीज दिखाई नहीं देगा जो दिखाने के लिए वो आया है, जिसको देखने से हमें प्रॉपर डायग्नोस होगा। जो हम इन 30 दिन के अंदर में जिस चीज को हम सीखेंगे,
जिस विधि से नाड़ी के गति को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे वो चीजें नहीं होगा। इसीलिए प्रयास करना आपका भी मन संतुलित हो। अगर रोगी होगा, वैद्य खुद दुखी है, वो खुद इधर से प्या कर रहा है, उधर से बच्चा चिल्ला रहा है, उधर से घरवाली जो है कुछ बोल रही है, आपका मन तो असंतुलित है। इधर सब्जी वाला दूध वाला आ गया, घरवाली है नहीं घर में, इधर से रोगी बैठा हुआ है। आप बताओ, आपको नाड़ी दिखेगा या बाहर के दूध वाला दिखेगा? उस वक्त दूध वाला दिखेगा। तो कहने का मतलब आपका जो मन है वो चलायमान नहीं होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। इसीलिए सुबह सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। उस समय न तो दूध वाला ने आना है, न तो किसी ने, बस रोगी है और आप है सामने बैठे, प्राणायाम किया, मेडिटेशन किया, थोड़ा भगवान का नाम चिंतन किया, ताकि उसका मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी स्थिर हो गया। उसके बाद आप अब सुखासीनम परीक्षार्थी अनुपचारित अनुपाचरित, अब उसके बाद नाड़ी परीक्षण करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो फाइनली क्या क्या हो गया? सुबह ही नाड़ी देखना है। अगर दोपहर में, अब देखो कोई भी अगर पेशेंट, मान लो एक आप नियम बनाओ कि 10 बजे से पहले रोगी आता है, सुबह सुबह को छोड़ करके 10 बजे से रोगी आए। कुछ लोग ऐसा करते, तो वहां जो कफ की अगर स्पाइक ज्यादा दिखता है तो कफ को थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, थोड़ा सा उसको, क्योंकि वो कफ का समय है। 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में ये पित्त का समय है। तो उसके बीच में अगर रोगी आता है तो हम क्या कहेंगे? हाँ, ये पित्त काल में आया है। मिडल फिंगर में अगर स्पाइक लगा है तो उसमें थोड़ा मेंटेन, थोड़ा देखेंगे, हाँ यार ये पित्त काल में आया है और इसके पित्त में स्पाइक हो रहा है। इसका मतलब ये इस समय का जंजाल भी हो सकता है ना? पित्त के वजह से उस वक्त नाड़ी दिखता ही है। 2 बजे के बाद अगर रोगी आता है, 4 घंटे है ना, 2 3 4 5 6 बजे तक, तो ये वायु का समय है। तो वायु के समय में अगर किसी का नाड़ी देखना पड़ा, मजबूरन देखना पड़ा, क्योंकि वो तो पैसे लेके आया है, 500 रुपया आपने रखना है, उससे कम तो नहीं रखना भाई। 500 रुपये तो जाएगा आपका। आपने कहना भाई ऐसा है कि मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, आओ, पर्ची वर्ची बनाया, 500 रुपया लिया, बैठाया, और जो भी आपको समझ में आया आया। उसके बाद आपने उसको जो समझ में आता है वो दे दो। दिमाग में ये तो है कि भाई नाड़ी इसका प्रॉपर पता नहीं हुआ, नहीं हुआ, कंफ्यूजन तो है। फिर आपने कहना है भाई 7 दिन के बाद आपने सुबह सुबह आना है। उसका जो सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो आप कर लो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अग्नि के ऊपर काम करने वाली दवाई आप दे दो। कोई भी रोगी जो है, जब उसको अच्छा भूख लगने लगेगा, पेट बढ़िया साफ होने लगेगा, तो वो आपका जय जयकार करेगा, क्या बात है भाई जी ने ऐसा दवाई दिया। तो दूसरे दिन वो कहेगा हाँ 7 दिन के बाद तो मैं सुबह 4 बजे ही जाऊंगा उसके पास। फिर वो, अब आपने ये थोड़ी कहना है कि भाई ये आप जो आए हो टाइम में, गलत टाइम में आए हो। तो अपने इस हिसाब से दिमाग लगाना है, ठीक है। तो सकारात्मक विचार और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर होना चाहिए। वैद्य और रोगी सुखासन पर बैठ करके ही नाड़ी परीक्षण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खड़े खड़े ही आप नाड़ी देख रहे, चलते चलते आप, रनिंग करते करते, कुछ लोग चलते चलते नाड़ी देखते हैं, कुछ लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन हिल रहा है ऐसा करके खचर खचर, अब वहीं पर नाड़ी लगे हुए है। तो ये जो सिद्धांत है वो इसीलिए बता रहा है क्योंकि सुखासीनम एक जगह में सुस्थिर होकर के आपने बैठा है। आप तो ट्रेन में सुस्थिर बैठे हो, लेकिन ट्रेन तो सुस्थिर नहीं है ना, वो तो अस्थिर है। ऐसे प्लेन में आप बैठे हो, वो अस्थिर है, वो उड़ रहा है। वायु की जो कंप्रेस है कहीं ना कहीं आपके शरीर में, उसके शरीर मन में कहीं ना कहीं है ना। अगर अब उस दूसरी बात ये भी देखना है कि व्यक्ति कहाँ से आ रहा है कितने दूर से आ रहा है। मोटरसाइकिल से आ रहा है तो भी वायु के प्रभाव से ही आ रहा है। तुरंत अब अगर आप नाड़ी देखोगे तो निश्चित बात है आपके उसके नाड़ी में वायु दिखेगा ही दिखेगा। व्यान मार्ग से अभी अभी प्लेन से उतर करके आया है तो भी दिखेगा। मतलब कहीं से भी अगर वो ड्राइविंग करके लंबे यात्रा से अगर आया है, ट्रेन से आया है मान लो, अब मेरे पास भी आते लोग दूर दूर से, ट्रेन में बैठे, अब ट्रेन में सोया नहीं है, पता अदर पतर क्या कुछ खा लेते ये लोग। ट्रेन से उतरा, हाँ जी सर मेरे अभी 1 घंटे के बाद दूसरा उधर जाने वाला ट्रेन है, आप देखो फटाफट नाड़ी। अब क्या देखे, वहां नाड़ी थोड़ी दिखाई देती है उस ऐसे कंडीशन में। वहां तो जो दिखेगा ट्रेन दिखेगा। एक चीज ध्यान देना, नाड़ी में वही चीज दिखेगा जो उस वक्त की कंडीशन है। रोगी आपके पास जब आएगा और उस वक्त जिस स्थिति में उसके शरीर है ना, नाड़ी ने वही दिखाना है, ये ध्यान देना। सुपरफिशियली बात कर रहा हूं मैं।
डीप में तो चलो जन्म प्रकृति जो डीप की जो बातें वो अलग है, लेकिन सुपरफिशियली जहां से हमने दोष को देखना है, कफ विद वात, ये उसका नाड़ी वही दिखाएगा जो इमीडिएटली उस वक्त की, जैसे वो अगर ट्रेन से आया है तो वायु दिखाएगा, दही खा करके आया है कफ दिखाएगा, कुछ चाय वाय ब्रेड बिस्कुट वगैरह कुछ खा करके आया है पित्त दिखाएगा, जैसा होकर के आया है वैसे दिखाएगा। तो सर सुबह सुबह के टाइम पे कुछ ऐसा डोमिनेंट नहीं होता क्या कि वात है पित्त है या नहीं, कुछ, उसका सुबह का कोई जो कमी नहीं टाइम होता? होता है बहन जी, सुबह का जो टाइम होता है वो है तो कफ का टाइम है, वो सूर्योदय के बाद 10 बजे के बीच का जो टाइम है वो कफ का समय है, कफ का टाइम है। उस वक्त क्या होता है, कफ का तो टाइम है, लेकिन हमारा शरीर जब प्रकृति जब निर्माण हुआ है ना, देखो वहां से जोड़ करके हम देखेंगे, कल परसों ये प्रसंग आएगा यहाँ पर क्लास में, हमारा जब ये पूरा ब्रह्मांड का, क्योंकि वही ब्रह्मांड के ही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये महाभूतों के द्वारा आपका शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये महाभूत का जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले आकाश तत्व था इस दुनिया में, जो भी था आकाश तत्व जो है वो अचेतन है, उसका न रूप है न गंध है न स्पर्श है, कोई तन्मात्रा आकाश का सिर्फ है ना, कुछ नहीं है आकाश का, ठीक है। तो जब सुबह सुबह व्यक्ति जब उठ करके आता है तो उसका मन भी खाली होता है किसी प्रकार का, क्योंकि कल जो हुआ रात में सो करके सपना अपना देखा, फ्रेश हो गया, सुबह लेटिन पेशाब करके मन बड़ा संतुलित हुआ, तो उसके जो मन है, उसकी जो हृदय है वो आकाश तत्व प्रदान हो जाता है, आकाश यानी जीरो। अब उस जीरो में जो ब्लड बह करके आएगा उस वक्त अब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस ब्लड में कफ है पित्त है या वात है। ब्लड की क्वालिटी में जो कफ की क्वालिटी, पित्त की क्वालिटी और वायु की क्वालिटी स्पष्ट आपको दिखाई देगा। लेकिन दोपहर में आएगा तो सुबह से लेकर के दोपहर तक उसने जिस तरह के आहार विहार किया है, मान लो कफ कारक आहार विहार किया, जैसे कहीं से आ रहा है, आते आते दोपहर 2 बज गया, तो कहां से आ रहा है, ड्राइविंग करके आया है, यानी वायु के संपर्क से आया है। कुछ नहीं खाया है क्या, हाँ जी नहीं खाया है। हम तो कहते हैं ना कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन चूंकि अब वो 2 बजे तक हमारे शरीर में जो अग्नि का जो प्रखरता है वो 10 से लेके 11 बजे तक का होता है, इसलिए भोजन हमेशा 10 से लेके 11 बजे के बीच में होना चाहिए। जैसे जैसे 11 से लेकर के देखो 10 से लेके 4 बजे तक का जो टाइम है वो पित्त का टाइम है, पित्त ही अग्नि का रूप है। अब पित्त में जल और अग्नि महाभूत है, हालांकि ये बाद में हम बहुत बढ़िया तरीका से इसके ऊपर हम बात करेंगे, ये सारी चीजें हमने धीरे धीरे पढ़ना है। लेकिन 10 से लेकर के 11 बजे तक उस अग्नि में जो हमारे पेट में है, उस अग्नि में द्रव और अग्नि ये दोनों गुण होगा। जब दोनों होगा तो अच्छी तरह से खाया हुआ भोजन को पचाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा 11 से उधर टाइम जाएगा तो द्रव वाला गुण कम होगा और अग्नि का प्रखरता बढ़ता जाएगा, प्रखरता बढ़ता जाएगा। प्रखरता बढ़ने का मतलब भूख बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे भूख बढ़ेगा अग्नि की प्रखरता बढ़ेगी तो जल तत्व कम होता जाएगा, है ना। भूख बढ़ेगा तो वायु भी बढ़ेगा, पित्त भी बढ़ेगा। वायु और पित्त दोनों ही कफ को कम करता है। तो सेलुलर लेवल में भी 11 बजे के बाद भी अगर हम भोजन नहीं करते लंबे समय तक तो समझ लो इसके अग्नि में द्रव गुण नहीं है, सिर्फ अग्नि का रुक्ष गुण वाला अग्नि है बस। तो ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे उस व्यक्ति में गैस्ट्रिक होना, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस होना, ये सारे कंडीशन उसमें बाद में दिखेंगे। इसीलिए भोजन हमेशा, अब व्यक्ति आपके पास दिन के 2 बजे आया, 2 बजे आने का मतलब क्या है, 11 से 12, 1, 2, 3 घंटे बाद आ रहा है, इसका मतलब जल तत्व खत्म, सिर्फ अग्नि का प्रखरता वो जो उष्ण गुण है अग्नि का बस सर एक बात पूछ रहा था। हाँ जी मैं पूछ रहा था अगर 10 बजे नाश्ता कर लेते हैं हाँ और फिर अगर लंच 1 बजे करते हैं हाँ तो फिर उसमें क्या मैं रहता है, आपको उसमें से बताता हूँ आयुर्वेद की दृष्टि में ये नाश्ता वाला तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आयुर्वेद का तो बिल्कुल क्लियर है, सुबह उठने के बाद आपने योगासन प्राणायाम करना है, उसके बाद जब आपको भूख लगेगा तो भरपेट भोजन करना है। और चरक में लिखा हुआ है, हम बाद में चरक में पढ़ेंगे, आपके स्टमक के 3 भाग करना है आपने। एक भाग में अन्न डालना है, अन्न यानी कौन सा वाला अन्न, सॉलिड वाला, चावल है रोटी है ये वाला।
दूसरे भाग में दूध, दही, घी, स्निग्ध पदार्थ डालना है आपने, चिकना वाला। अगर चिकना नहीं डालोगे, सिर्फ सॉलिड वाला चीजें, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं मुझे चिकना नहीं खाना, अरे बाबा मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है, तो ऐसे में खाया हुआ अन्न जाकर के अंदर जाकर के अन्न द्रवसूल करता है, अंदर पूरा रूखापन पैदा करता है, फिर वायु बढ़ जाता है उससे। तो भोजन करते वक्त आयुर्वेद ने वायु को मेंटेन करने के लिए कितना मेहनत किया है। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, वो इसीलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि पानी में शीत गुण है, और जो अभी आपने घी, दूध, ये सारे चीज को मिक्स करके स्निग्ध द्रव्यों के साथ आपने भोजन किया है, तो स्निग्धता ही वायु को शमन करता है, क्योंकि भोजन तो न तो ज्यादा गर्म है न तो ज्यादा शीतल है। तो अनुष्ण है ना, अनुष्ण जो द्रव्य भोजन है उसको खाने के लिए बताया है। अब वो जो है स्निग्ध और उष्ण प्रकृति वाला आपका भोजन होगा, तो यह स्निग्ध और उष्ण वायु को कम करता है। समझ में आए आपको? वायु को कम करता है, कफ को भी बढ़ने नहीं देता, और पित्त को बढ़ाता है, क्योंकि पित्त की तो जरूरत होती है। जैसे भोजन जाएगा हमारे जठराग्नि में, तुरंत पकना शुरू होगा अंदर का अग्नि, और जो अभी आपने द्रव और उष्ण पदार्थ जो अभी आपने खाया है। लेकिन जैसे ही आप भोजन के तुरंत बाद पानी पियोगे, तो उष्ण में भी, उष्ण के जस्ट विपरीत है शीत, यानी ठंडा वाला। एकदम बर्फ वाला पानी पी लिया फ्रिज वाला, तो क्या होगा, वो आपके भोजन का शीत, उष्ण और स्निग्ध दोनों ही गायब कर देगा। वो भोजन में मिल करके स्निग्ध और उष्ण को गायब कर देगा, सिर्फ ठंडा ही ठंडा रहेगा वो, और अंदर जाकर के पित्त को भी कम करेगा, अग्नि को भी कम करेगा, आम की स्थिति होगी, बहुत सारे काम खराब कर देगा। ठीक है ना? तो ये संदर्भ और प्रसंग हमने कहां से उठाया है? अगर आपके पास कोई रोगी दिन के 2 बजे आया है, और रोगी अगर कहता है कि सर मैंने कुछ नहीं खाया है, आपने बोला था बिना कुछ खाए नाड़ी देखना है, अब यहाँ पर भी गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है? क्योंकि उसके शरीर में अब वायु भी बढ़ा है, पित्त भी बढ़ा है, कफ तो बिल्कुल माइनस हो गया। अब नाड़ी में जो आपको क्या दिखेगा? सिर्फ वायु दिखेगा या पित्त दिखेगा? क्या देखोगे आप? नाड़ी, आप नाड़ी नॉर्मल कंडीशन में थोड़ी है अभी उसका। इसीलिए सुबह सुबह जब व्यक्ति उठ करके लेटरिन पेशाब सब कुछ हो करके एकदम, उस समय न तो उसको भूख लगा हुआ रहता है, न तो प्यास लगा हुआ रहता है, मन भी बड़ा शांत रहता है, तब नाड़ी में हमें एक्चुअली उसके व्याधि समझ में आता है। सुबह सुबह के समय भी बिल्कुल जो है उसमें भी थोड़ा वात और थोड़ा कफ बड़ा होता है। जी जी, उसके सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, हम बात करेंगे। अभी जरा मेरे आज की बातें मैं आपको खत्म करूं, इसके ऊपर हम 3-4 बार अलग अलग एंगल से हम इसके ऊपर बात करेंगे। बाद में धातु लेवल में भी बात करेंगे, पंच महाभूत के बारे में हमने बाद में पढ़ना है नेचुरोपैथी के हिसाब से, वो भी हमें वहां पर भी सारी चीजें आएगा। इसीलिए आप लोग तो बस ध्यान से सुनते रहिए। यकीनन आपको चरक संहिता का मैं पूरा आपको मैं यहाँ पर क्लास में लगा करके मैं जाऊंगा, आप इतना यकीन करो। मतलब इसके बाद आपको चरक संहिता के माध्यम में, चरक संहिता के विषय कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। ये 30 दिन के क्लास में उसके मुख्य बातें मैं आपके सामने रखूंगा नाड़ी के संदर्भ में। अब दूसरी और बात, सर जो आप वर्ड यूज करते हो उनका जो समझ नहीं आता मीनिंग कई वर्ड्स का, उसका क्या करूं मैं? कैसे? इतने शुद्ध हैं। इतना क्या है सर? कई वर्ड इतने शुद्ध हिंदी या संस्कृत यूज करते हो ना, वो जो समझ नहीं आता तो उनका क्या करूं? इसमें मेरा कोई जोर नहीं है, क्या कर सकता हूँ। कहीं सर जो आप वर्ड ऐसे यूज करते हो ना, उनको थोड़ा सा उनका इंग्लिश मीनिंग या हिंदी में मुझे मतलब जो इजी वर्ड हो वो बता देना। ठीक है, आप मुझे बता देना आपको क्या समझ में नहीं आया, वो लिख करके आपने डालना है ना, आपने लिखना है, आपने मुझे लिखना है कि ये वर्ड का मतलब क्या। आप ना कागज में लिखते रहो, बीच में पूछेंगे तो मेरा जो रिदम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बीच में नहीं पूछना, रिदम खत्म हो जाएगा। नोट करके रख लो और बाद में पूछ लेना, तो बहुत अच्छा रहेगा। वो चीज शायद दूसरों को भी समझ में नहीं आ रहा हो, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ हर चीज को एकदम देसी भाषा में समझाने का। अब देखिए जरा, यहाँ पर नाड़ी परीक्षण कब नहीं करना चाहिए, निषेध काल है। एक तो अभी हमने बताया आपको कि दोपहर में नहीं करना है, जब बहुत ज्यादा भूख लगा हो तो भी नहीं करना है। तैलाभ्यंगे, जब शरीर में तेल से अभ्यंग किया हुआ है, खूब मसाज किया है, और उसके बाद नाड़ी परीक्षण नहीं करना। जैसे ये किसके लिए बताया है? जो पंचकर्म चिकित्सा करते हैं, है ना,
खूब ज्यादा मसाज किया और उसके बाद वो देखेंगे हाँ नाड़ी तो देखो जरा कैसा चल रहा है, तो उसके बाद नाड़ी में कुछ नहीं चल रहा है, बस उसके बाद जो चलेगा वो तेल ही चलाएगा। तैलाभंगे, शरीर में तेल से मसाज करके नहीं। सुप्तेचा, कोई आदमी अगर सोया हुआ है तो सोए हुए आदमी का नाड़ी भी हमें नहीं देखना है। तथा च भोजनांतरे, खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद भी तुरंत नाड़ी नहीं देखना है। कब तक नहीं देखना है? 2 घंटे तक। वही डायबिटीज की जैसे 2 घंटे के बाद जैसे हम डायबिटीज का चेक करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी भोजन के 2 घंटे तक नाड़ी नहीं देखना है। जैसे ही आपके पास कोई दूर से बंदा आ रहा है तो उसको आपने जरूर कहना है कि आप भोजन करके आओ, संतुलित भोजन करके आओ। अगर यहाँ आने में आपको 2-2.5 घंटे का टाइम लगता है तो, है ना, लेकिन बहुत भूखा नहीं होना चाहिए। तथा न ज्ञायते, ऐसे कंडीशन में नाड़ी नहीं दिखता। यथा दुर्गतमा नदी, जिस प्रकार से बहुत भयानक उफनता हुआ जो नदी है, वहाँ उस नदी को तैरना, उसको पार पाना बहुत मुश्किल होता है, उसी प्रकार से इस तरह के कंडीशन वाले रोगी के नाड़ी में हमें उसके व्याधि को पता लगाने में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए जरा, नहाने के तुरंत बाद नहीं करना, इसको नोट करिए। भोजन के तुरंत बाद नहीं करना, अधिक भूख और प्यास लगने पर नहीं करना। बहुत ज्यादा बंदा लाल पीला हो रखा है क्रोध के वजह से, घर वाली के साथ लड़ करके आया हुआ है, बच्चे के साथ झगड़ा करके आया है, मन में बहुत खिन्नता है, उदासीपन है, शराब पीने के बाद, व्यायाम एक्सरसाइज करके एकदम थका हुआ हो। जैसे बहुत सारे जो योगा ट्रेनर होते हैं उनके पास लोग आते हैं एक्सरसाइज करके पसीना पसीना, सर आप देख तो लो मेरे नाड़ी पसीना पहुंच के, तो उस वक्त सिर्फ पसीना दिखेगा, उसके आगे और कुछ नहीं। और मैं आपको एक चमत्कार बता करके आज का क्लास में यहाँ पर खत्म करूंगा। एक ऐसी चीज आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके सामने जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे नाड़ी का, तो आपके सामने बहुत सारे लोग आएंगे, मेरा भी तो नाड़ी देखो। जब मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैंने पहले हस्तरेखा देखना सीख लिया और आसपास के लोगों को पता चल गया, बस फिर तो क्या था, रास्ते में जाऊं सर हाथ देख लो जरा, ये इतना सस्ता वाला काम हो गया। फिर मैंने उसके बाद हाथ देखना ही बंद कर दिया। नाड़ी भी ऐसा ही सस्ता वाला काम है। चलते चलते आपने बोर्ड में लिख दिया कि नाड़ी वैद्य, बस आपके परिवार वाले या कोई भी हो जाएंगे शुरू रास्ते भी, सर अरे काहे परेशान हो, तो देख लो ना सर। आपकी क्लिनिक है और क्लिनिक में ऐसा बंदा आ गया, आसपास के ही अपने नॉन अपने जान पहचान का कोई आ गया, तो आपने क्या करना है कि ये आदमी बस खुराफाती बुद्धि वाला है, मेरा या परीक्षा लेने के लिए आया है, आदमी टाइम पास करने के लिए आया है, या एक्चुअली किसी रोग से ग्रसित होकर के मेरे पास आया है। इसको जानना अब आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कोई महंगा चीज, कोई दुर्लभ चीज अपने पास रखते हैं तो उस चीज से बेनिफिट लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, उस चीज से बेनिफिट लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो इससे भी हमें थोड़ा बच के रहना पड़ता है। मुश्किल है, जमाना बहुत खराब है। तो हमने एक चीज यहाँ नोट करना है आप लोगों ने, आपने रोगी के दोनों हाथ को पकड़ना है, नोट करिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों हाथ को पकड़ना है और अपने दोनों आंखों को बंद कर दो, दोनों हाथ के कलाई को पकड़ना है। रोगी के हाथ अगर ठंडा लगे तो यह समझ लो कि रोगी आप पर यकीन नहीं करता, और यह हकीकत बात है। रोगी आप पर कैसे करना है, जैसे ये कलाई है ऐसे करके पकड़ लिया, ये देखिए यहाँ पर, ये जो मड़ी बंधा है यहाँ ऐसे करके रखना है, जस्ट यहाँ रखना है। आप लोग रख के दिखाइए, यहाँ ऐसे करके रखना है और एकदम ध्यान से उस व्यक्ति के शरीर में जो
उसकी जो उष्णता है उसको टटोलने का प्रयास करना है, क्योंकि जीवधारी जो शरीर है, या लगा लो मन का जो जब तरंग, जब किसी व्यक्ति के साथ अटैचमेंट होता है, जैसे हम किसी के ऊपर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, उस विश्वास का या मन का एक ऐसा गुण है कि उसी वक्त लीवर से एक ऐसा हार्मोन्स उत्पन्न होता है, वह उष्ण प्रकृति वाला होता है। जब भी हम इमीडिएटली किसी चीज को, ऐसे चीज को हम देखते हैं जिसको मैं बहुत पहले से चाहता था, तो आपका शरीर गर्म हो जाएगा। यकीनन आप देख लो, किसी लड़की को आप बहुत प्यार करते थे या किसी लड़का को आप बहुत पसंद करते थे जवानी में, और वो लड़का या लड़की अकस्मात आपके सामने आ गया, उस वक्त आपके जो नाड़ी है, जो शरीर है, वो उष्ण प्रकृति का होगा, एकदम गर्म होगा। एकदम तो नहीं होगा, लेकिन कुछ तो गर्म होगा। हार्ट बीट बढ़ जाती है सर उस टाइम। हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, या कुछ तो ऐसा होता है कि आपका जो कलाई, जो नाड़ी है, वो कुछ गर्म होता है, और उस गर्मी को हमने वहां से पकड़ना है। और गर्म अपने है। ऊपर ही विश्वास नहीं लग रहा, मुझे तो ठंडा लग रहा है। अरे बहन जी, मैं अभी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ उस वक्त की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, जैसे अपना ये टच किया है, हाँ। तो ये जगह जैसे ठंडी लग रही है, तो मतलब अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है। अरे नहीं नहीं बहन जी, वो बात नहीं कर। देखो, हमारा जो शरीर है ना, शरीर समझ से परे है। हमारे शरीर में अचानक कुछ ऐसी चीजें होता है, जैसे आप आराम से बैठे हुए थे, अचानक आप ऊपर से कहीं से गिर गए और पानी में आप चले गए, अथवा नदी में आप गिर गए। सर्दी के मौसम था। अब उस वक्त क्या होगा, आपके जो रोए हैं एकदम खड़े हो जाएंगे। वो क्यों होता है? ऐसा कोई क्रिया है कि हम अपने शरीर के इन रोम छिद्र को एकदम सीधा रखें, तन करके खड़ा हो जाए? अदरवाइज ऐसा कोई स्थिति है कि जहां पर हम शेर देखते ही सर, अगर जंगल में शेर दिख जाए एकदम सही अकेला आदमी हो तो तुरंत खड़े हो जाएंगे। हाँ, वो तो है ही। मतलब पानी में गिर जाओ, अचानक शेर आ जाए। नहीं, शेर आने पर भी नहीं होता, वो डर होगा, वो अलग तरह का डर है। लेकिन जब आप पानी में गिरते हो, जैसे ही पानी का स्पर्श होगा, उस वक्त ये होगा, उस वक्त भी आपका शरीर गर्म होता है। ये आपके चाहने से नहीं होगा, ये शरीर तय करेगा कि कब क्या करना है। शरीर अपना खुद रिएक्शन देती है। हाँ जी, शरीर अपना खुद रिएक्शन देती है। हाँ, वो खुद ही अपना करता है। वो शरीर तय करेगा कि कब, किस कंडीशन में हमने क्या कुछ करना है। अपने आप को वो मेंटेन करता है, उस स्थिति से जूझने का वो प्रयास करता है। तो आपने ऐसे करके कलाई में पकड़ना है, आंख बंद करना है, ध्यान करना है। अगर कलाई गर्म होता है, यानी कुछ हीट आपको दिखता है, इसका मतलब है हाँ भाई कुछ तो है, प्रॉब्लम है, जब आ रहा है, या मेरे ऊपर ये यकीन करता है। अगर नहीं तो हो सकता है यकीन नहीं करता, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बातें हैं। मान लो बंदा बुखार से पीड़ित होकर के आया है, तो स्किन गर्म होगा। मान लो किसी का शरीर में ओज तेज बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उसका शरीर हीट नहीं होगा, ठंडा ही रहेगा शरीर। ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जहां पर शरीर गर्म और ठंडा शारीरिक रूप से होता है ऑटोमेटिकली। लेकिन एक हम उसको कर तो सकते हैं ना, देख तो सकते हैं। हमारे पास अपना 2 हाथ है, उसके कलाई है। बस उस चीज के लिए कि भाई आदमी यकीन के साथ आया है या नहीं आया, ताकि हम अपने नाड़ी परीक्षण अपना दिमाग लगाए। नहीं तो काहे का दिमाग लगाना, क्यों अपना माथापच्ची करे। तो ये आज हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें आज हम लोगों ने सीखा, पढ़ा और समझा। कल हम नाड़ी परीक्षण करते वक्त व्याधि स्पष्ट अगर ना हो, तो यहाँ पर रोगक्रांत शरीरस्य स्थानान्यष्टो परीक्षयेत। मूत्र परीक्षण किन कंडीशन में करना चाहिए, कब करे मूत्र परीक्षण? नाड़ी देखने से तो, नाड़ी तो हमने देख लिया, लेकिन अकेला नाड़ी
से हमें किडनी में होने वाले या मूत्र व स्रोतस के तमाम व्याधि है, किडनी है, यूट्रस है, या ये सारी चीजें मूत्र व स्रोतस की व्याधि है। किसी को बहुत ज्यादा यूरिन पास हो रहा है, किसी का मूत्र कृच्छ की व्याधि है, तो उन तमाम केस में हमें नाड़ी के साथ साथ मूत्र परीक्षण भी करना है। प्राण वह स्रोतस में नाड़ी परीक्षण के साथ साथ किन दूसरी चीजों का परीक्षण करें? किडनी फेलियर है तो नाड़ी के साथ साथ किन दूसरी चीजों को भी हमें परीक्षण करना चाहिए? क्योंकि जब हम नाड़ी सीख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी चीजें कवर करते हुए आप लोगों को जाना चाहिए, तभी आप लोग बेहतर एक नाड़ी परीक्षक बन करके बेसिकली बेहतर एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में आप समाज में उतरोगे। हमने बेहतर नाड़ी परीक्षक नहीं बनना है, हमने बेहतर आयुर्वेदिक चिकित्सक बनना है। हमारी जो नजर आयुर्वेद के प्रति, उन सूत्रों के प्रति एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हमारी नजर, हमारी सोच किसी व्याधि को देखते ही पकड़ जाए बस आयुर्वेद के सिद्धांत और नाड़ी परीक्षण की वो बातें, दोनों को जोड़ना है और हमने दवाई देना है। हम नाड़ी क्यों सीख रहे? जस्ट सीखने के लिए नहीं सीख रहे, रोग परीक्षण करके हमने चिकित्सा करना है। तो चिकित्सा अगर करना है तो उसके लिए हमें कुछ जो दूसरी बातें हैं आयुर्वेद का, उसे भी तो समझना पड़ेगा। तो इसीलिए